हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देख रहे थे। किसी रीज़न से वीडियो बंद हो गई थी, तो वापस से हम देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एनसीईआरटी में हमने जो पढ़ा है वो वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम पढ़ा है बस, जिसको हम गर्ल सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन इसमें न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो सकता है। न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों और कैसे, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या मतलब क्या है। तो ये याद रखने का एक ट्रिक है, वो गर्ल, वो फॉर वैक्यूल जो कि एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद जी फॉर गोल्गी बॉडी, ई आर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइजोसोम। ये पूरा पार्ट हो गया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, ये सब जो है आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है कि जो न्यूक्लियस है वो भी एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट क्यों है। जैसे एक सेल ऑर्गेनल है, ये पूरा सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। कोई बैक्टीरिया किसी सेल में, जैसे ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जब किसी सेल में एंटर करता है तो ये पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। इस तरीके से फोल्डिंग जो होती है एंडो मेम्ब्रेन कहलाता है। और सेल का बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया का सेल के अंदर घुस जाना जो होता है, एंटर कर जाना, वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब इस तरीके से बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करते करते और कुछ सिक्रीट करेगा। तो तब तक जब हमारे सेल को पता चलेगा तो वो कुछ सिक्रीशंस निकलेंगे। तो सबसे पहले वो न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस ये जो हमारा है, न्यूक्लियस का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास प्राइमरी लाइजोसोम निकलेगा। तो ये सब मैंने मार्क कर दिया। ये जो है लाइजोसोम है, फिर ये प्राइमरी लाइजोसोम है। जो प्राइमरी लाइजोसोम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये गोल्गी बॉडी हो गया। उसके बाद ये पार्ट जो है न्यूक्लियस का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये इधर से लगा हुआ वैक्यूल्स है, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो वैक्यूल्स स्मॉलर होगा। फिर ये न्यूक्लियस हो गया। एक्सोसाइटोसिस, जब वही सेल हमारे बॉडी के अंदर बाकी अदर सिक्रीशंस की वजह से वो निकल जाता है, सेकेंडरी लाइजोसोम ये फिर ये निकलता है, तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अंदर आने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो लाइजोसोम है एक प्रोटीन जैसे काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये दो टर्म आता है इस चैप्टर में। फैगोसाइटोसिस का मतलब ईटिंग, सेल ईटिंग, सॉलिड पार्ट। अगर कोई चीज़ सॉलिड पार्ट है और सेल उसको ईट कर रही है तो उसको फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस होता है ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग होता है अगर लिक्विड पार्ट हो। इंपॉर्टेंट, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों का मीनिंग समझ लो। क्वेश्चन पूछा गया है, पिनोसाइटोसिस पूछा जाए तो सेल ड्रिंकिंग होता है और ड्रिंकिंग का मतलब लिक्विड पार्ट होगा। और फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग होता है, इसमें सॉलिड पार्ट होगा। अगला टॉपिक हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1945 में ये आया था, जो साइंटिस्ट ने दिया था। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन टू द पॉटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएससी पीजीटी 2015 में भी आया था। उसके बाद अगला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द पॉटर एंड क्लॉट। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो सबसे पहले पॉटर और क्लॉट ने मिलकर डिस्क्राइब किया था। उसके बाद आता है कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ONM। मैंने स्ट्रक्चर में बहुत बार दिखाया है कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वही जाके एक्सटेंडेड फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल से किससे ओरिजिनेट होता है, तो न्यूक्लियस से होता है, और न्यूक्लियस में भी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होता है, एक एक्स्ट्राल्यूमिनल होता है। इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन। उसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा रफली, तो वो ये है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, ये उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इस तरीके से बाहर की तरफ अलग अलग ऐसे फोल्ड्स बना लेती है। बनाने के बाद ये जो बना है सबसे बाहर की तरफ पे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिस्टर्ने के साथ, इसमें सिस्टर्ने भी हैं। जैसे ये लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है, अरेंज इन द स्टैक्स और स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज होता है। ये सर्कुलर थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स होते हैं, ओवल शेप्ड के होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर सिचुएटेड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, एसोसिएटेड विद द सिस्टर्ने और इसमें सिस्टर्ने भी प्रेजेंट मतलब उसके साथ अटैच्ड होता है। फिर ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसमें अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो ये मतलब एक रफ डायग्राम था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है न्यूक्लियस से। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्ने होगा, एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स, अभी पीछे हमने स्ट्रक्चर में सबको देखा अच्छे से, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है और ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। फिर इसमें कंटेन्स राइबोजोम्स, मतलब इसमें राइबोजोम्स होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में होता है तो 80S राइबोजोम होगा। हेंस फॉर्म द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये राइबोजोम इसमें प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स है डू नॉट कंटेन राइबोजोम्स, क्योंकि इसमें राइबोजोम्स नहीं होते हैं, हेंस फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसी को हम अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स जो है ये राउंडेड स्ट्रक्चर का है, फिल्ड विद द केमिकल एंड प्रोटीन्स, फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का सिस फेस क्या होता है आगे हम देखेंगे। उसके बाद ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्ने है, इसमें 60S का एक राइबोसोम सब यूनिट है, ज्वाइंड बाय द राइबोफोरिन प्रोटीन। और ये कौन से प्रोटीन की हेल्प से ज्वाइंड होता है? राइबोफोरिन प्रोटीन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप सबको पता होगा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे ग्रैनुलर कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें अग्रैनुलर कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सारी बातें आपको पता होंगी, इसलिए मैंने इसे रफली लिख दिया है कि डोंट कंटेन राइबोसोम्स, मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स, ब्रांच्ड होगा, 1/3 पार्ट होता है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस एंड फैट लिपिड सॉल्युबल विटामिन हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सिर्फ यही है कि ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम कंटेन करता है, इसमें सिस्टर्ने से बना होगा, अनब्रांच्ड होगा, और पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2/3 पार्ट जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों के लास्ट के यही फंक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे और डिटेल में देखें रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीटी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस या फिर लिपिड सॉल्युबल विटामिन एंड हार्मोन सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों का फंक्शन है क्योंकि। उसके बाद ये बताना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना है, तो मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है निजल्स ग्रैनुल बनाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है, जो कि मसल्स में होता है और स्केलेटन, मसल के स्केलेटन में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम आयन को स्टोर भी करता है। माइलॉइड बॉडी प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो रेटिना में सिर्फ देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, माइक्रोजोम। डेस्मोटिब्यूल्स टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो डेस्मोटिब्यूल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। पासेस इनटू प्लाज्मोडेस्मेटा, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरे सेल में इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा बनता है और उसी के अंदर से जो है
डेस्मोटिब्यूल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, वो ऐसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लास्ट वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर के तरीके से स्ट्रक्चर बना के बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल से क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा जो स्पेशल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है माइक्रोजोम। और माइक्रोजोम जो है फ्रैगमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फॉर्म ऑफ वेसिकल फॉर्म्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। जो माइक्रोजोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट होता है वेसिकल्स के फॉर्म में, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बनता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऑलरेडी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख चुके हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करता है या सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल। और जो हमारे पास ये गोल्गी बॉडी होगा वो एंडोप्लाज्मिक वेसिकल से ही बनता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज जो होता है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। और माइक्रोबॉडीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पैरोक्सीजोम, ग्लाइओक्सीजोम, स्फेरोजोम। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, साइटोक्रोम हो गया, P450 मॉलिक्यूल्स को, इन सब को स्टोर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा फंक्शन कैसे लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आपके काम की बात है, बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप। एज बीइंग ह्यूमन मैं भी लिखते लिखते बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कभी कभी, तो ऐसे ही करके मैं लिख देती हूँ ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, हर चीज़ इंक्लूड हो। राइटिंग कैसी है, वो अच्छा है बुरा है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोक्रोम P450 मॉलिक्यूल इज द प्रेजेंट विच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्वेश्चन पूछा गया है ये यूके PCS 2020 का, कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है सेल का वो कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अगर पूछा जाए कौन सा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये जो मैंने अभी पूरी बात लिखी है कि जीनोबायोटिक्स रिमूवल करता है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सच में बता रही हूँ, जहाँ भी मैं बोल रही हूँ कि ये ऐसा है तो है। एक बार प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा कि आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है या नहीं है। बस यूं ही तो नहीं आप गो थ्रू किए जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। उसके बाद है टीजीटी 2009 का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ग्लाइकोजेनेसिस, स्टिरॉल मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं सब मतलब ये जो की वर्ड्स लिखे गए हैं इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि है गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी कौन बनाता है, अभी जस्ट पीछे हमने सीखा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। इसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कह सकते हैं, और प्लांट में इसको डक्टियोजोम कहते हैं। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है। एनिमल सेल में अगर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है तो उसको गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अगर वही प्लांट में प्रेजेंट होगा तो उसे डक्टियोजोम कहेंगे। अगला पॉइंट इसका शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से, समझो कि डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम नर्व सेल ऑफ द कैट ऑन आउल, आउल और कैट के नर्व सेल से। पुरकिंजे सेल जो है लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन फाउंड इन द सेरिबेलम, ब्रेन के सेरिबेलम में पुरकिंजे सेल पाया जाता है, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट न्यूरॉन होता है। पुरकिंजे फाइबर फाउंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, और जो पुरकिंजे फाइबर होता है वो हार्ट के वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, या फिर बेकर्स बॉडी कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, आइडियोजोम कह सकते हैं, डॉल्टल्स बॉडी कह सकते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अगर किसी दूसरे नेम के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाए तो भी हमें पता होना चाहिए। डॉल्टल्स बॉडी क्या है, लिपोकॉन्ड्रिया क्या है, आइडियोजोम क्या है, बेकर्स बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्या है, ये सब नाम है गोल्गी बॉडी का। अगला पॉइंट हमारे पास है कि इन द प्लांट्स एंड फंजाई गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सिस्टर्ने नोन एज डिक्टियोजोम, क्योंकि सिंगल सिस्टर्ने में ही फंजाई और प्लांट में प्रेजेंट होता है ये, तो इसको डिक्टियोजोम कहते हैं। एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन एंड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में।
जैसे इस तरीके से अगर गोल्गी बॉडी का शेप है तो जो इधर वाला शेप होता है उसे हम ट्रांसफेस कहते हैं, नीचे वाला जो होता है उसे सिसफेस कहते हैं, और डिटेल में इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी। गोल्गी बॉडी इज़ द ओनली सेल ऑर्गेनेल विच शोज पोलैरिटी। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल है जो पोलैरिटी शो करता है। सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस कहते हैं, ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट नेम्स हो गए। सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, प्रॉक्सिमल फेस, कॉन्वेक्स फेस, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, डिस्टल फेस एंड कॉन्केव फेस, ये डिफरेंट नेम्स हैं गोल्गी बॉडी के सिस और ट्रांस फेसेस का। गोल्गी बॉडी फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसिकल वाला पार्ट था, जो मैंने अभी जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इसी वीडियो में पीछे डिस्कस किया है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल से ही गोल्गी बॉडी बनता है। कंपोनेंट ऑफ द गोल्गी बॉडी, क्या क्या स्ट्रक्चर मिला के गोल्गी बॉडी बनेगा तो उसको देख लेते हैं। इसमें होगा गोल्गी सिस्टर्ने, गोल्गी वेसिकल्स। गोल्गी वेसिकल्स में क्या होगा आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ द गोल्गी बॉडी, मतलब सिस्टर्ने, गोल्गी सिस्टर्ने जो है गोल्गी बॉडी का यूनिट भी कहते हैं इसको, फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स से बनता है। गोल्गी वेसिकल्स जो है प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द गोल्गी सिस्टर्ने। गोल्गी सिस्टर्ने के कॉर्नर पे एकदम गोल्गी वेसिकल्स प्रेजेंट होगा। गोल्गी वेसिकल्स पिंचेज ऑफ एंड फॉर्म द गोल्गी वैक्यूल्स। पिंचेज ऑफ मतलब बाहर की तरफ निकल के गोल्गी वैक्यूल्स बना लेता है। जो गोल्गी वेसिकल्स है फॉर्म्स प्राइमरी लाइजोसोम। अभी पीछे हमने जब सेल डिस्कस किया एनिमल सेल, जिसमें न्यूक्लियस देखा कि वो एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है, वो बनाता है सबसे पहले क्या, गोल्गी बॉडी जो है वो बनाता है कि प्राइमरी लाइजोसोम आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्गी सिस्टर्ने। गोल्गी सिस्टर्ने के ट्रांस फेस से डिटैचमेंट होने के बाद प्राइमरी लाइजोसोम जो बनता है वो गोल्गी वेसिकल से ही बनता है। यूपी टीजीटी 2022 में क्वेश्चन आया था, जो 2026 में जाके अभी 3 और 4 जून को पेपर हुआ है, कि मार्कर एंजाइम ऑफ गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का मार्कर एंजाइम क्या होता है, तो ये एंजाइम होता है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज। गैलेक्टोसाइल, गोल्गी से गैलेक्टोसाइल, ट्रांस से ट्रांसफेस क्योंकि इसमें होता है तो ट्रांसफेरेज, याद करने में थोड़ा इजी होगा। गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज ये सिर्फ गोल्गी बॉडी का मार्कर एंजाइम नहीं ज़रूरी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबका ज़रूरी है। मैं आगे चल के जो रह जाएगा मैं एक जगह बता दूंगी सारा। अगर अब हम गोल्गी बॉडी का फंक्शन देखें तो इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। गोल्गी बॉडी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द प्लांट सेल डिवीज़न। जब प्लांट का सेल का डिवीज़न होता है तो सेल प्लेट हमने डिस्कस किया था सबसे पहली वीडियो में कि जब सेल प्लांट सेल डिवाइड करता है तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जब एनिमल सेल डिवाइड करेगा तो सेल फेरो बनेगा, तो सेल प्लेट जो बनाएगा वो गोल्गी बॉडी होगा। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ पेक्टिन जो कि प्लांट सीमेंट है, एंड हेमीसेलुलोज। प्लांट सीमेंट का मतलब जो प्लांट के 2 सेल्स को अटैच करने का काम करे। हम ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट सीमेंट क्या है, एनिमल सीमेंट क्या है। तो ये पेक्टिन का भी फॉर्मेशन करता है, हेमीसेलुलोज का भी फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी। आगे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड मटेरियल्स। प्रोसेसिंग करता है। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है गोल्गी बॉडी का अगर बताएं तो वो यही है कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड मटेरियल। ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, और उसमें आंसर दिया गया था प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड मटेरियल्स। उसके बाद अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी लाइजोसोम बनेगा जो वो गोल्गी बॉडी ही बनाएगा। रीसाइक्लिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी पार्ट इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन प्रोसेस जिसे हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। फिर ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन जिसे हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है उस 2 टाइप से हो जाएगा, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है टेक्स प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी बोथ। एन लिंक्ड का जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों में होता है, ये सिर्फ गोल्गी बॉडी में होता है। अगर अगला फंक्शन हम देखें गोल्गी बॉडी का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के इधर उधर। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम किससे होता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम जो कि स्पर्म का हेड पार्ट होता है। एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म जो है वो गोल्गी बॉडी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर स्टोरेज ऑफ विटामिन सी को भी स्टोर करता है।
स्टेनिंग जो होता है, गोल्गी बॉडी को स्टेन करना है तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का हेल्प होता है। फॉर्मेशन ऑफ योग मतलब वाइटलोजेनेसिस कहते हैं, योग जो फॉर्म होता है वो भी गोल्गी बॉडी से ही होता है। अगला सेल ऑर्गेनल्स है लाइजोसोम, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइजोसोम को सबसे पहले डिस्कवर डी ड्यूवे ने किया था। प्रेजेंट इन ओनली इन द एनिमल सेल, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी 2013 और यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड तो होता है लाइजोसोम, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी वाइवा गोल्गी वैक्यूल्स, मतलब गोल्गी बॉडी के गोल्गी वैक्यूल्स से ही के पैकेजिंग से ही बनता है लाइजोसोम। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइजोसोम फॉर्म्ड बाई, तो गोल्गी बॉडी इसका आंसर हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनल को कहते हैं। इसको डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी कह सकते हैं या स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, ये डिफरेंट नाम है, लेकिन अभी तक सुसाइडल बैग के नाम से ही क्वेश्चन आया है। अगला हमारे पास है पीएच, जो होता है लाइजोसोम का, वो होता है एसिडिक, अप्रॉक्स 5.5 पीएच होता है। कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब लाइजोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996, 1999, 2001, 2007 कई बार आया है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होगा, तो लाइजोसोम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये एसिडिक हाइड्रोलेज होता है, हाइड्रोलेजेज होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एसिडिक हैं, तो इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब यही जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेजेस जो एसिडिक है, यही डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है कि एसिड हाइड्रोलेजेस टू डाइजेस्ट क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड हाइड्रोलेजेस होता है। कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब लाइजोसोम जो है ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है और एक से ज़्यादा फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है सेल्स के अंदर। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो गई, एनिमल सेल में पॉलीमॉर्फिक के फॉर्म में लाइजोसोम सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। अगर इसकी स्टेनिंग करना हो तो गोमरी स्टेनिंग से इसको स्टेन किया जा सकता है। और लाइजोसोम का मार्कर एंजाइम ऑफ लाइजोसोम जो है वो एसिड फॉस्फेटेजेस होता है। जैसे एसिड हाइड्रोलेजेस वैसे एसिड फॉस्फेटेजेस इसका मार्कर एंजाइम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम, प्राइमरी लाइजोसोम होता है, प्रोटियोलाइजोसोम होता है, उसके बाद फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी वाइवा प्रेजेंस ऑफ पैकेजिंग की वजह से जो गोल्गी वैक्यूल्स जो होते हैं उसकी पैकेजिंग होती है तो लाइजोसोम बन जाता है। फिल्ड विद द इनएक्टिव एंजाइम्स, इनमें पहले इनएक्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। जब प्राइमरी, इसमें तीन टाइप के लाइजोसोम्स होते हैं, तो प्राइमरी जो होता है इन सब चीज़ों के बारे में था। फिर सेकेंडरी जो लाइजोसोम है उसमें डाइजेस्टिव लाइजोसोम होता है, फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम विद इट्स टारगेट मतलब मान लो किसी बैक्टीरिया पे ये टारगेट कर रहा था, तो बैक्टीरिया में जबकि जाके प्राइमरी लाइजोसोम मिक्स होगा तो वो बनेगा सेकेंडरी लाइजोसोम। फिल्ड विद द एक्टिव एंजाइम, और इसमें एक्टिव एंजाइम्स होंगे, लेकिन प्राइमरी एंजाइम जो प्राइमरी लाइजोसोम है उसमें इनएक्टिव एंजाइम था। फिर आता है टर्सरी एंजाइम, और टर्सरी एंजाइम जो है रेजिडुअल बॉडी है। अब दोनों मिक्स होके जब सेकेंडरी लाइजोसोम बन गया तो उसको किल करेगा एक्टिव एंजाइम से, फिर जो रेजिडुअल बॉडी बचेगी उसे टर्सरी लाइजोसोम कहते हैं। फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ टारगेट, वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर गया तो अब जो बना हुआ उसे टर्सरी लाइजोसोम कहते हैं, जो एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर निकल जाएगा। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स भी होते हैं इसमें, जैसे डाइजेशन ऑफ सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा जो वेस्टेज है सेल का, सेल ऑर्गेनल्स, उसे हम स्कैवेंजर कहते हैं। तो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स भी हो गया ये। फंक्शन ऑफ लाइजोसोम में देखें तो ये हेट्रोफैजी होता है, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए हेट्रोफैजी कहते हैं इसको। उसके बाद ऑटोफैजी कहते हैं डाइजेशन ऑफ सरप्लस और वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको खा जाता है, इसलिए इसको ऑटोफैजी कहते हैं। ऑटोलिसिस होता है इसमें, इसका फंक्शन ड्यूरिंग एनी डैमेज इनसाइड द सेल लाइजोसोम रिलीजेस इट्स ओन कंटेंट नोन एज एंजाइम, हैंस हेल्प इन द बर्स्टिंग ऑफ द कंप्लीट सेल, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल।
तो ये सुसाइडल बैग होता है सेल का, इसलिए इसको ऑटोलिसिस कहते हैं। ऑटोपैजी, हेटेरोपैजी और ऑटोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया लाइसोसोम का। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास है वैक्यूल्स, और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। एनिमल में क्या होगा, प्लांट में क्या होगा, वैसे मैंने डिस्कस कर रखा है पहले, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में देखते हैं। स्मॉलर होगा एनिमल में, एसोसिएटेड विद अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब है कि एनिमल सेल में ये छोटा होगा और गोल्गी बॉडी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होगा। इन प्लांट सेल लार्ज एंड सेंट्रल, बड़ा होगा और एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, सब पेरीफेरी पे चले जाएंगे। प्लांट वैक्यूल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था प्लांट के वैक्यूल्स को। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट वैक्यूल्स को, क्योंकि एनिमल में तो बहुत छोटा होता है तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। सेंट्रल होगा एंड लार्जर होगा, ऑक्यूपाइज मोर देन 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे ये प्लांट सेल है तो ये पूरा स्पेस बीच का 90% अप्रॉक्सीमेटली वैक्यूल से ले लेता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जो होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पीछे 2-3 बार ये बात बता चुकी हूँ कि टोनोप्लास्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे डायरेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज व्हाट। तो ये यूपीपीएसएस 1996 में, 1999 में, 2008 में, LT 2012 में, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैक्यूल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। फिर ये अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ वैक्यूल है, जिसको हम सेल सैप कहते हैं अगर वो वैक्यूल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है। कंटेन्स मटेरियल्स ऑफ द सेल, उसमें सेल का मटेरियल होता है सब। सेल सैप ऑल्सो कंटेन एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, और जो सेल सैप है वैक्यूल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है उसमें एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट भी होता है जो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट में वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं। टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो फ्लेवनाइड, मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी एक टाइप होता है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, जो कि प्रेजेंट कहाँ है, सेल सैप में। सेल सैप क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर के साइटोप्लाज्म को सेल सैप कहते हैं। सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म एंड एक्यूमुलेट्स इन द वैक्यूल्स। सिंथेसिस जो होगा साइटोप्लाज्म में होगा और एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाएगा वैक्यूल्स में। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ब्लू पर्पल कलर। मैंने बोला इसमें पिगमेंट्स होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स के कलर के लिए भी। ऑल्सो हेल्प इन द अट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनेशन, क्योंकि ये कलरफुल होगा तो अट्रैक्शन में भी हेल्प करेगा पॉलिनेशन के। उसके बाद जो प्लांट वैक्यूल हमने पढ़ा, उसके अलावा और कौन कौन से वैक्यूल्स हो सकते हैं, तो अदर वैक्यूल्स में आएगा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है हम देखते हैं। प्रेजेंट इन द अमीबा, ये अमीबा में प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, और करता क्या है, हेल्प्स इन द ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट आता है फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल्स जो है फाउंड इन द अमीबा हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड वैक्यूल्स अमीबा में होता है और फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। फिर अगला पॉइंट है गैस वैक्यूल, और गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया, हेल्प्स इन द फ्लोटिंग और बाउंसी या फिर फ्लोटिंग में हेल्प करता है गैस वैक्यूल्स। किस में, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर पर्पल बैक्टीरिया में। जब मैं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का डिफरेंस, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के साथ उसकी सिमिलरिटी बता रही थी, तो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है, हम इसको डिटेल में देखते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्या, प्लास्टिड जो होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है अमाइलोप्लास्ट में, एल्यूरोप्लास्ट में, एलियोप्लास्ट में। ये डिफरेंट आगे चल के क्या स्टोर करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो एक बार आप देख लीजिएगा। हम पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल हैं क्यों। बोथ डबल मेम्ब्रेनस, दोनों के दोनों जो है डबल मेम्ब्रेनस हैं। इसमें दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। दोनों में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। डिवीजन बाय फिजन, ये सब सिमिलरिटी है दोनों की। दिस इज द रीजन इसे ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अब हम पहले डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, उसके बाद हम प्लास्टिड देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, प्रेजेंट इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, फॉर्मेशन ऑफ ATP करता है इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अभी जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया ये बात आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कॉलिकर इन स्केलेटल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच,
के थाई में, एंड नेम्ड इन द सार्कोजोम। ये सबसे पहले डिस्कवर्ड कॉलकर ने किया था और इंसेक्ट के थाई जैसे कि कॉकरोच में इसको डिस्कवर किया था और इसका नाम उस टाइम पे सार्कोजोम दिया था। अब फ्लेमिंग नेम्ड इट फिला, और जो कोलकर थे इन्होंने इसका नाम सार्कोजोम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। फ्लेमिंग ने इसको फिला बोला, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट बोला और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म्स कौन दिया तो बेंडा, अगर इसमें से कोई और नाम दे के पूछेगा तो जो साइंटिस्ट इसको दिए हैं वो हमको आंसर करना होगा। दैट्स इट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें कैटाबॉलिक एंजाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो यूपीपीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, रीच इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स। नीचे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिए गए थे जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया एक उसका पार्ट है और यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं, इन द प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द मीप्स। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले मीप्स ने देखा था। इन द लीव्स ऑफ द लैम्फी प्लांट्स के लीव्स में देखा था मीप्स ने माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोजोम, इसको कॉन्ड्रियोजोम भी कह सकते हैं। और उसके बाद कॉन्ड्रियोमाइट्स एंड पावर हाउस ऑफ द सेल, डिफरेंट इसके नेम्स हो गए। फिर मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन मिरोस्टिरोइस एल्गी, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अगर मिनिमम सबसे कम नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है ये पूछा जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्यांट अमीबा या फिर चाउस, मतलब ये अमीबा में प्रेजेंट होगा, ग्यांट अमीबा में, और कम से कम 5 लाख अमीबा माइटोकॉन्ड्रिया जो है पर सेल में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ट्राइकोमोनास में। वेजिनलिस जो कि एक प्रोटोजोआ है, वेजिनल पैरासाइट होता है और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। और ये क्या करता है, कॉजेज लिकोरिया, तो ये लिकोरिया जैसा डिजीज को भी कॉज करता है। इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अ स्ट्रक्चर हाइड्रोजिनोमोनास एटीपी फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होता है इनमें जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, मतलब ये इसी से रिलेटेड पार्ट हो जाएगा। डीएनए सिंगल सर्कुलर स्टैंडर्ड होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन सिंगल सर्कुलर होगा। हेलिकेज एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम टिंकल कहते हैं और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द फ्लैजेलेट्स जो होता है जैसे कि ट्रोपैनोसोमा लिस्मेनिया का नोन एज नीटोप्लास्ट, मतलब नीटोप्लास्ट जो है वो फ्लैजेलेट्स की माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नोन एज माइटोप्लास्ट। अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हटा दें तो उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। स्टेनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग जो है वो जेनस बी ग्रीन से किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट आता है मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीजीटी 2022 के पेपर में मैंने आप सबको बताया कि ऐसे करके ऑप्शन दिया था, मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मार्कर एंजाइम ऑफ साइटोप्लाज्म, मार्कर एंजाइम ऑफ पैरोक्सिसोम, मार्कर एंजाइम ऑफ द गोल्गी बॉडी, और इधर सब डिफरेंट दिया था और मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया था। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हम माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम कहते हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 वाले पेपर जो 26-3-4 जून को हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें पोरिन प्रोटीन होता है, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन प्रोटीन होता है मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में। और मैं ये बात भी पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। TOM ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और TIM मतलब प्रोटीन जो है ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आगे हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड के सिस्टरने, मतलब सिस्टरने में माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिस्टरने होता है, बेसिक यूनिट होता है, उसमें पाया जाता है साइटोक्रोम्स। ऑक्सीजोम आर मेडअप ऑफ, ऑक्सीजोम किससे बनता है, मतलब लिपोप्रोटीन से। ये ऑक्सीजोम क्या होता है, आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फोल्डेड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको ऑक्सीजोम जो है यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया था। आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ।
ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरीके से जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इस तरीके से फोल्डिंग कर लेता है। तो फोल्डिंग के बाद जो है उसी के ऊपर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे ऑक्सीजोम कहते हैं या फिर FO या F1 पार्टिकल कहते हैं। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का और इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लें, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजोम क्या होते हैं। ऑक्सीजोम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस प्री जो 2006 का क्वेश्चन हुआ था उसमें भी पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। ऑक्सीजोम क्या है? ऑक्सीजोम आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पे प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? FO F1 पार्टिकल्स या फिर ATP सिंथेसेस भी कहते हैं। सिंथेस F1 जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन है जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। FO जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। स्टाक्ड पार्टिकल्स अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड ऑक्सीजोम। इस डिफरेंट टाइप से, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये जो हमारे पास पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, फिर ये अंदर की इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन में इसकी ऐसे अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्रिस्टियाई कहते हैं। ये बीच में सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA हो गया। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी पे प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पे ट्रांसलोकेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो इसलिए ट्रांसलोकेज हो गया। और कुछ पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें मैट्रिक्स हो गया इसका। फिर इनर मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी ट्रांसलोकेज मेम्ब्रेन, वो अंदर की तरफ दिखाएंगे। फिर एक हेलिकेज एंजाइम होता है जिसे ट्विंकल कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट है। ऑक्सीजोम इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुआ है अंदर, मतलब सिस्टर ने, उसी के क्रिस्टियाई जो है उस पर ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा जिसे FO F1 पार्टिकल कहते हैं। और जो FO F1 पार्टिकल होता है स्टडेड विद द पिन हेड ऑफ द पार्टिकल्स। पिन हेड ऑफ द पार्टिकल स्पेस सर्कुलर पार्ट में ऐसे एम्बेडेड होता है एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है। तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छे से डायग्राम हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो सकता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन मेक्स आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोरस, और TOM प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे इस पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है दूसरा पार्ट। मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कार्डियोलिपिन। ये तीसरी बार मैं बता रही हूँ और ये जो बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बात कई बार लिख देने से चीज़ें याद हो जाती हैं। इंस्टीड ऑफ लेसिथिन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पे और भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो लेसिथिन होता है, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आ गया। फिर TIM प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है उसे क्रिस्टियाई कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंटेन्स FO F1 पार्टिकल, इसी पे FO F1 पार्टिकल जैसे ऑक्सीजोम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। इन बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होता है, उस जहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, pH उसका लो होता है। फिर आता है तीसरा पार्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसमें कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। 70S राइबोसोम मैमेलियन में, लेकिन ये मैमेलियन के माइटोकॉन्ड्रियम 55S होगा राइबोसोम, ये भी बात मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। और इस पूरे मैट्रिक्स के रीजन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, pH का कंसंट्रेशन लो होगा, क्योंकि pH जो है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा pH मेंशन कर दिया है कि अगर pH लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक होगा, मोर देन 7 हो तो बेसिक होगा, pH अगर 7 के इक्वल हो तो न्यूट्रल होगा। ऑक्सीजोम जिसे FO F1 पार्टिकल्स कहते हैं, इसको हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये FO F1 पार्टिकल्स क्या हैं, इसका हेड पार्ट क्या होता है, टेल पार्ट क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको डिटेल में बहुत स्टेबल होकर अच्छे से हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।